हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं, तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जो क्लास 12 की फिजिक्स थी उसका हाफ ईयरली का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, यूके बोर्ड के बच्चों का। ठीक, तो उसमें जो मैंने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, आज हम जो है बी पार्ट जो यानी सेकेंड पार्ट इसका स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट आपको कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, सेकंड पार्ट यानी इसके कुछ आधे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए थे, आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो बी पार्ट में आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी आज आपका ये पूरा पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यूके बोर्ड का फिजिक्स का जो पेपर है आपका। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को वो क्वेश्चन ज़रूर करने चाहिए। हाफ ईयरली का पेपर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कि एक बच्चे का कमेंट आ रहा था कि हम किस तरीके से पढ़ाई करें, तो पढ़ाई करने का केवल एक ही तरीका है कि पहले आप अगर आपको पढ़ना है तो पहले आप चैप्टर को पढ़िए। ठीक है, चैप्टर को जब आप अच्छे से पढ़ लेते हो, एक बार रीडिंग करो उसको। ठीक है, तो जब आप चैप्टर को पूरा रीड कर देते हो उसके बाद आप उसके क्वेश्चंस करो। आप क्वेश्चंस कहाँ से करोगे? जो ये प्रीवियस ईयर के 5 ईयर के क्वेश्चन कर लो। ठीक है, हाफ ईयरली का पेपर कर लो, अभी आपका प्री बोर्ड होगा उसका पेपर सॉल्व कर लो। ठीक है, अभी सैम्पल पेपर आएगा उसको कर लो। ठीक, पिछले साल का सैम्पल पेपर, इतने सारे पेपर आप जब कर लोगे तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि सारे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे। ठीक है, 80 से 90% तक क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपके वो पेपर में मिल जाएंगे, उस वही क्वेश्चन मिल जाएंगे या उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो यानी आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि पहले चैप्टर को पढ़िए। ठीक है, चैप्टर को पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब जो चैप्टर नहीं पढ़ना चाहता है तो वो क्वेश्चंस करो। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करो। जिस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर्स में आ रखे हैं उन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा करो। ठीक है, उन्हीं को मतलब उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो करो। ठीक है, तो वही क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, कोई अच्छा मतलब कोई नया क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, तो यही कहने का मतलब है कि मैं जो प्रीवियस ईयर के मैंने 5 ईयर के क्वेश्चन इसलिए करवाए हैं ताकि बच्चे उसको अगर कर लें तो वो एक तो उनको आइडिया मिल जाता है कि पेपर किस तरीके से आएगा। ठीक है, और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाती है, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ जाते हैं, उनमें क्या लिखना है वो सब आपको पता चल जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, बच्चा पढ़कर जब जाता है तो उसको पता नहीं होता कि क्वेश्चन में क्या आएगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब वो क्वेश्चन पेपर देखता है, 5 ईयर के क्वेश्चन कर लेगा तो इतनी आदत हो जाती है उसको कि वो आराम से उस पेपर को भी कर लेगा जो आपके बोर्ड में आएगा। ठीक है, क्योंकि उसने वैसे क्वेश्चन पहले से ही प्रैक्टिस करके वो घर से निकलता है। ठीक है, तो देखते हैं फिर आगे करते हैं इसको स्टार्ट। तो जो हमने कल 16 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, आज 17 क्वेश्चन करेंगे हम। 17 से जो भी आपके शायद जितने भी क्वेश्चन होंगे उतने तक इसको कर लेंगे कंप्लीट। ठीक, अब ये जो वीडियो है आपको पता है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए बनती है। ठीक है, तो इसमें आपको हिंदी में भी मिल जाएगा और इंग्लिश में भी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि हिंदी मीडियम, कुछ बच्चे कमेंट करते हैं इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या है दोनों में ही आप लोगों के लिए बनाया है। तो ये है कि थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा हिंदी मीडियम वालों को भी और इंग्लिश मीडियम वालों को, क्योंकि आपको मैं दोनों इसमें लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो बस यही है, बाकी आपको सब मिल जाएगा। और ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग भी जा सकती है क्योंकि अब आपके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है कि बच्चे क्या करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो लॉन्ग वीडियोस होती हैं उनको देखते नहीं हैं। ठीक है, तो ये है कि आप लोगों को देखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे 1 घंटे की बनेगी। ठीक है, 1 घंटे में आपके बहुत क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप 1 घंटे की वीडियो देख रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ने में अगर उसको 1.5 घंटा भी लग रहा है, ठीक है, तो ये समझ लो आप के वहाँ से 10-15 नंबर बन रहे हैं। ठीक है, तो ये आप ये दिमाग में लेके चला करो कि जो लॉन्ग वीडियोस होती हैं वो मतलब ये है कि उसको देखना आपको पूरा चाहिए, ताकि आप क्या है आपको मतलब पता चल जाए, है ना। और आप उसको जब पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, अब जो है आपके यहाँ से जो 17 क्वेश्चन है वहाँ से आपकी लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये वीडियोस थोड़ी लंबी भी बन सकती है। ठीक है, तो बच्चे जो होते हैं वो लॉन्ग वीडियोस देखते नहीं है कि इतनी बड़ी वीडियोस कौन देखेगा, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 40 मिनट की। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप लोगों को देखनी चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि वीडियोस तो आप इसके अंदर इतने क्वेश्चन हैं और सारे के सारे इतने इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जब आप इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लोगे तो ये है कि आपके आधे घंटे में आपके अगर आप 1 घंटे की वीडियो देखते हो तो क्या पता वहाँ से आपके 15 से 20 नंबर के आपका क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये है। बाकी जो अगर आपको ये पेपर सॉल्व करना है तो टाइम तो लगेगा ही, आप एग्ज़ाम में जब आप देते हो तो 3 घंटे लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको 1.5 या 2 घंटे में कंप्लीट करा लूँ। ठीक, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको।
तो 17 क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखने हैं, यानी फैराडे लॉ लिखने हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे जो फैराडे के नियम है वहाँ पे आपको इसके अंदर 2 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। ठीक, वैसे इसको दो फैराडे के जो है बोलते हैं कि 2 नियम है, तो इसी के अंदर क्या है, 2 पॉइंट है इसके अंदर। यही इस तरीके से आप इसको ध्यान रखना। पहला नियम जो है मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इसके। ठीक है, तो यहाँ पे फैराडे ने पहला जो लॉ दिया था, यानी पहला नियम दिया था, तो उसमें ये था कि जब भी आप किसी कंडक्टर को, किसी भी कंडक्टर मतलब चालक, ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर को, यानी कोई भी मान लो मेरा कंडक्टर है, ठीक है, मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर मतलब जिसमें करंट बह रही है, ठीक है, तो आप इसको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दो। जब भी आप किसी कंडक्टर को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए, आपको वेरिंग होना चाहिए, यानी चुंबकीय क्षेत्र कैसा होना चाहिए, परिवर्ती होना चाहिए। यहाँ पे अपना इसको परिवर्ती लिख लेना। ठीक है, तो कैसा चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए, परिवर्ती होना चाहिए, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो जब भी आप किसी मैग्नेट के बीच में, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में किसी कंडक्टर को रखते हो, तो उस कंडक्टर में क्या होता है, करंट इंड्यूस हो जाती है, यानी ईएमएफ इंड्यूस होता है। पहला नियम तो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये फैराडे लॉ है। ठीक है, इसके अंदर आपके 2 पॉइंट मिल जाएंगे, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। तो कोई बोलता है कि फैराडे के 2 नियम है, ठीक है, तो इसके अंदर आपके 2 पॉइंट आएंगे, इस तरीके से आप याद रखो। तो इस पहले पॉइंट में क्या है कि जब आप देखो, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जब भी आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जैसे मैंने कोई मैग्नेटिक फील्ड बनाया एन से एस की, तब कोई मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी, ठीक है, कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, वेरिंग मतलब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होगा। यहाँ पे आप परिवर्ती लिखना है इसको। ठीक है, परिवर्ती अगर चुंबकीय क्षेत्र है, परिवर्ती मतलब जो चेंज हो रहा है, ठीक है, ऐसा फिक्स नहीं है। तो जब आप उसके बीच में किसी कंडक्टर को रखोगे, ठीक है, किसी कंडक्टर मतलब चालक, ठीक है, तो जैसे आप उस कंडक्टर को उसके बीच में रखते हो, तो उसके अंदर एक ईएमएफ बन जाता है, कि एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ये फैराडे का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इसके अंदर। तो ये हिंदी में भी ऐसे लिखना, जब किसी चालक मतलब कंडक्टर, ठीक है, को किसी चुंबकीय परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर एक ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक है, अब ये जो ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है, यानी ईएमएफ का मतलब वोल्टेज, तो ये जो कंडक्टर है इसमें जब ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो ईएमएफ जैसे इंड्यूस होता है, तो उससे क्या बनती है, आपकी करंट। तो अगर आपका ये सर्किट बंद है, यहाँ से अगर क्लोज है ये सर्किट, है ना, आपने यहाँ पे कोई लोड लगा रखा है, तो उसके अंदर क्या होगा, करंट फ्लो होने लग जाएगी। जैसे आपका जनरेटर है, तो जनरेटर में आपने देखा होगा करंट कहाँ से आती है उसके अंदर। ऐसा तो है नहीं कि आप देखो, आप लोग जनरेटर को घुमाते हो, तो घुमाने से उसके अंदर करंट बन जाती है। तो वो यही है कि जब एक कंडक्टर, उसके अंदर मैग्नेट लगे होते हैं 2, है ना, 2 या 4 भी हो सकते हैं, तो मैग्नेट होते हैं उसके अंदर। और मैग्नेट कैसा होता है, वेरिंग वाला होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जब आप इसको घुमाते हो, है ना, इस कंडक्टर उसके अंदर घुमाते हो, है आपने देखो हैंडल से घुमाते हैं, तो क्या होता है, उस कंडक्टर में क्या होती है, करंट। पहले तो ईएमएफ बनेगी, और ईएमएफ से क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा। और वही करंट आप बाहर जो लाइट होती है, बल्ब होते हैं ना, उनमें देते हो, वो जलने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट नियम या फर्स्ट पॉइंट बोलो। ठीक है, अब जो ये ईएमएफ बनता है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके समानुपाती होता है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, तो यही मतलब वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड किससे बना होता है, फ्लक्स से बना होता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा फ्लक्स में परिवर्तन होगा, यानी जितना फ्लक्स चेंज होगा, उतना ज़्यादा आपका ईएमएफ बनेगा। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा आपका फ्लक्स में चेंज होगा, उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, ईएमएफ बनेगा। ठीक है, टाइम के साथ जितना फ्लक्स में वेरिएशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ, जो भी ईएमएफ उसमें बन रहा है कंडक्टर के अंदर, यानी जो भी उत्पन्न ईएमएफ है, ठीक है, वो किसके समानुपाती होता है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, जितना भी ईएमएफ बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन फ्लक्स d∅/dt। ठीक है, तो ये इसका सेकंड पॉइंट है। ठीक है, देखो आज जो है छोटी दीपावली है, तो आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो आपको आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, जो पटाखे जो फट रहे हैं, ठीक है, जो फूट रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। ठीक है, तो बाकी आगे देखते हैं। बाकी यहाँ पे जो नेगेटिव साइन क्या दिखाता है, नेगेटिव साइन आपको
एक तरीके से लेंज लॉ आपने पढ़ा होगा, तो ये क्या कराता है, करंट की डायरेक्शन को बताता है एक तरीके से बोल सकते हैं। और एक साइन मतलब ये भी बोलता है, नेगेटिव साइन ये भी इंडिकेट करता है कि हमेशा जो ईएमएफ बनेगा वो अपोज करेगा जिसके कारण वो इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका लेंज लॉ भी है। देखो अभी मैं आपको चैप्टर जो है, मैं ये चीज़ें आपको डीपली नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं केवल जो क्वेश्चंस है उनके आंसर आपको करा रहा हूँ। और अगर आपने लोगों ने ये थोड़ा बहुत पहले पढ़ा होगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए डीपली ये वीडियो बना रखी है, मैं उसको जो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहाँ पे इसको अच्छे से समझ सकते हो आप लोग। कभी मैं इसकी अच्छे से वीडियो बनाऊंगा तो आप उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे इन्हें। ठीक है, तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर को रखते हैं, तो कंडक्टर को रखते हैं तो उसमें एक ईएमएफ बनता है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वेरिंग होना चाहिए। ठीक है, और ईएमएफ जो बनता है उसी से आपकी क्या बनती है, उसमें करंट बनती है, अगर आपने सर्किट में कोई बल्ब यानी क्लोज कर रखा है उसे। अगला पॉइंट यह था कि जो भी ईएमएफ बनेगा किसके कैसा होगा, फ्लक्स में परिवर्तन की समानुपाती होगा, यानी जितना भी फ्लक्स में चेंज होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्लक्स के, चेंज इन फ्लक्स के। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है यहाँ पे 18 क्वेश्चन, आपको यहाँ पे स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण की व्याख्या करनी है, यानी एक्सप्लेन करना है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस इंडक्शन को। सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्शन को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है आपको। नहीं, स्वप्रेरण क्या होता है और अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे पहला देखते हैं हम सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो इसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलो या सेल्फ इंडक्शन बोलो। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे होता क्या है, सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस, तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, जब जैसा कि मैं इसको समझा देता हूँ आपको, एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि अगर आपने मान लो कोई कॉइल है, ठीक है, कॉइल मतलब कुंडली है आपके पास कोई, और उस पर आप क्या यहाँ से करंट दे रहे हो, क्या दे रहे हो, करंट दे रहे हो। तो करंट जब आप इस कॉइल को दे रहे हो, इस कुंडली को जब करंट दोगे, तो अगर आपने इस करंट में कुछ चेंज करा, ठीक है, क्या किया, चेंज किया कुछ, यानी करंट को यहाँ पे कभी इंक्रीज करा, डिक्रीज करा, तो इसके कारण क्या होता है, यानी अगर आपने करंट को वेरी किया एक तरीके से, क्या कर बोल सकते हैं, वेरी। ठीक, तो यहाँ पे जब आपने करंट को इंक्रीज करा, डिक्रीज करा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो इस करंट से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे इस कुंडली के चारों ओर, तो वो भी क्या होगा, चेंज होगा। वो भी अगर करंट बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, करंट घटाओगे तो घटेगा। तो जब ये फ्लक्स, जब भी ये चेंज होता है, तो अभी आपने फैराडे लॉ पढ़ा, तो जब ये फ्लक्स चेंज होगा तो ये क्या बनाएगा, एक ईएमएफ बनाएगा। क्या बनाएगा, ये एक ईएमएफ बनाएगा। ठीक है, तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है यहाँ पे, ये ईएमएफ उत्पन्न जो हो रहा है यहाँ पे, तो इसी को बोलते हैं हम सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी करंट को यहाँ पे चेंज करने से फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है। अगर करंट बढ़ाओगे तो यहाँ पे जो ये फ्लक्स बन रहा था वो भी बढ़ेगा, अगर आप करंट कम करोगे तो ये फ्लक्स भी कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जब भी फ्लक्स में परिवर्तन आता है, फ्लक्स में चेंज होता है, अभी आपने फैराडे ने बताया था, तो जब भी फ्लक्स में चेंज होगा तो वहाँ से क्या बनेगा, एक ईएमएफ बनेगा, यानी विद्युत वाहक बल बनेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, जिसकी यूनिट होती है सेल्फ इंडक्टेंस की हेनरी। अब यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, जैसे अभी मैंने पढ़ाया कि जो फ्लक्स होगा वो समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे फ्लक्स बढ़ेगा, करंट घटाओगे तो फ्लक्स घटेगा। तो जैसे समानुपाती का साइन, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लोगे एल। ठीक है, ये जो एल होता है इसी को हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, उसने एक्सप्लेन करने के लिए बोला है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आपकी करंट यहाँ पे 1 एम्पियर हो जाए, अगर करंट आप यहाँ पे 1 रख दो आई की जगह, तो यानी जितना भी फ्लक्स होगा वो सब किसके बराबर होगा, सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ द इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स लिंक विद द कॉइल व्हेन 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द कॉइल। यानी जब आपकी करंट 1 एम्पियर होगी तो उस कॉइल में यानी उस कुंडली में जितना भी फ्लक्स होगा, यानी जितना भी विद्युत वाहक बल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एल के बराबर, यानी सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ से आप ईएमएफ निकालोगे तो क्या हो जाएगा, फाई की जगह, अभी आपका ये फॉर्मूला था ना -d∅/dt, तो अभी आपने देखा था कि फ्लक्स को कितना रख सकते हैं हम,
LI रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे E इक्वल टू आई बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा DL/dt, ठीक है। सॉरी, L बाहर ले लेंगे, DI/dt, तो ये नहीं, ये भी आपका बन सकता है। यानी आपका चेंज इन करंट अगर वो कितना होगा, DI/dt अगर 1 होगा, तो यहाँ पे जितना भी EMF बन रहा होगा वो कितना, किसके इक्वल होगा, L के इक्वल होगा, -L के इक्वल, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज इक्वल टू द इंड्यूस EMF व्हेन चेंज इन करंट ऑफ ए कॉइल इज 1 एम्पियर। यानी जब चेंज इन करंट ऑफ का क्या है, 1 एम्पियर है, तो जहाँ पे जो EMF इंड्यूस होगा वो किसके बराबर होगा, L के। और अभी हमने इससे पहले देखा था फाई किसके इक्वल था, L के। यानी फाई भी L के इक्वल होगा जब यहाँ पे आप I1 रखोगे, और जब यहाँ पे आप DI/dt को 1 रखोगे तो E इक्वल टू -L हो जाएगा आपका, ठीक है। ये है आपका हिंदी में स्वप्रेरण, सबसे पहले जिसको मैंने सेल्फ इंडक्शन बोला था, ठीक है। वहाँ पे आप जो मैंने इंडक्टेंस लिखा हो ना, वहाँ पे आप उसको इंडक्शन भी लिख सकते हो। तो जब आप किसी कुंडली में धारा के मार्ग में परिवर्तन करते हो, यानी करंट को आप बढ़ाओगे घटाओगे, तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा करंट के कारण जो बन रखा होगा वो भी चेंज होगा, बढ़ेगा घटेगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो कॉइल में एक EMF बनेगा, क्योंकि आपका फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, d/dt में परिवर्तन हो रहा है। तो जब ये चेंज होगा तो EMF भी यहाँ पे बनेगा, ठीक है। EMF बनेगा यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वही करना है, फाइड आप यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस यानी स्वप्रेरक तो निकाल सकते हो। आपको पता है फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो L कांस्टेंट लोगे, आई ये जो L होता है यही आपका स्वप्रेरक तो यानी सेल्फ इंडक्टेंस होता है। करंट की वैल्यू 1 रखोगे तो फाई इक्वल टू L आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद ये आपको लिखना है, यहाँ पे मैंने अभी समझा दिया आपका। फिर आप यहाँ पे E इक्वल टू माइनस d/dt लिख सकते हो। फाई की वैल्यू रख देना कितनी, माइनस फाई की वैल्यू होती है LI, क्या होती है LI, तो L को बाहर ले लेना और DI/dt, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। और अगर आप करंट को DI/dt यानी जो करंट में परिवर्तन हो रहा है, चेंज इन करंट है, वो अगर वो आपको 1 है तो E इक्वल टू -L आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने अभी ऊपर भी समझा दिया था आपको। अगर मैं यहाँ पे इसको डीपली समझाने बैठूंगा ना, तो हर क्वेश्चंस क्या होंगे आपके इतने अभी आएंगे, तो क्या होगा, वीडियो आपकी 2-3 घंटे की बन जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। और यूनिट याद रखना, हेनरी पूछता है यूनिट, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, सेल्फ इंडक्शन आपको समझ में आ गया होगा, या सेल्फ इंडक्टेंस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप देखते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, या म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो जैसे आपका सेल्फ इंडक्टेंस में क्या था, अभी आपने देखा था एक इसी कॉइल में जो करंट जा रहा है उसमें अगर आप चेंज कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, तो उस पर EMF जो था आपका, जो फ्लक्स था वो चेंज हो रहा था। यानी फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था, है ना, वो भी बढ़ेगा कम होगा, जिससे EMF उत्पन्न हो रही थी, है ना। EMF आपकी इंड्यूस हो रही थी, क्या हो रही थी, EMF इंड्यूस हो रही थी। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है केवल एक ही कॉइल के अंदर हो रहा है। अगर आपका ये 2 कॉइल में हो, मान लो एक कॉइल ये है, यहाँ पे आप बैटरी से करंट दे रहे हो, आई यहाँ से दे रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे इसमें चेंज कर रहे हो और उसके कारण जो उसके बगल में एक कॉइल रखी हुई है जिस पे हमारी बैटरी नहीं लगी हुई है, बस हमने क्लोज कर रखा है, तो यहाँ पे करंट में चेंज करने से यहाँ पे अगर EMF बन रहा है आपका इस वाली कॉइल में, सेल्फ वाले में क्या हो रहा था, इसी के अंदर EMF बन रहा था, अब क्या होगा, दूसरी कॉइल में, बगल वाली कॉइल में अगर करंट बन रहा है यानी EMF बन रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे कहीं मैं करंट बोल रहा हूँ, कहीं EMF बोल रहा हूँ, तो EMF जो होता है उसके बाद ही आपका क्या बनता है, करंट बनता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, EMF से ही करंट बनता है। तो EMF बनेगा यानी बगल वाली कॉइल पे, यानी इस कॉइल में करंट में चेंज करने से, करंट को कम ज़्यादा करने से बगल वाली कॉइल में अगर क्या बनेगा, आपका बगल वाली कॉइल में अगर करंट बन रहा है, EMF बन रहा है, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन वही है, इट इज़ द फिनोमिना दैट कॉज एंड इंड्यूस EMF टू बी प्रोड्यूस इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन फ्लो ऑफ करंट इन अ नियर बाई कॉइल। यानी नियर बाई कॉइल में अगर आप चेंज कर रहे हो तो उसके कारण जो आपकी दूसरी कॉइल है उसमें EMF आपका इंड्यूस हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में लेके जाऊँ, तो जब आप यहाँ पे करंट में चेंज करोगे, करंट को बढ़ाओगे, करंट को कम करोगे, तो ये जो बगल में कॉइल रखी होगी ना, तो आपको पता है जब ये करंट होगा तो इससे करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा वो यहाँ पूरे में दूसरी कॉइल से भी टच होगा, ऐसे तो होगा ना, जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे बन रहा होगा, तो यानी इस कॉइल में भी वो टच हो रहा होगा।
और जब वो इस कॉइल में जब आप यहाँ करंट को कम बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, तो ये जो यहाँ पे इससे टच हो रहा है फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड बोल लो, ठीक है। अब आप बोलोगे फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है फ्लक्स से ही बनता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो आप जो इससे टच हो रहा है वो उसमें भी चेंज होगा, और जब चेंज होगा तो आपको पता है जब भी फ्लक्स में चेंज होता है तो आपकी ईएमएफ बनती है। तो यहाँ पे जब ये फ्लक्स चेंज हो रहा है, जो इससे टच हो रहा है यहाँ पे, तो इस पर भी एक करंट बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन होता है। बाकी ये अलग क्वेश्चन है कि म्यूचुअल इंडक्शन किस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो अगर आप देखना होगा तो ये भी देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन करना है आपको डिस्प्लेसमेंट करंट एंड राइट डाउन, यानी उसको लिखना भी है, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला भी लिखना है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट करंट को एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद मैक्सवेल की इक्वेशंस लिखनी है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी विस्थापन धारा को समझाना है, और वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए जो मैक्सवेल की जो समीकरण है वो आपको लिखनी है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट करंट को एक्सप्लेन करना था, यानी विस्थापन धारा को समझाना था। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ है, आपने अभी इससे पहले जब हम फ्राडे के नियम पढ़ रहे थे आप देख रहे थे वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था ना, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा था, यानी मैग्नेटिक फील्ड जब आपका चेंज हो रहा था यानी वेयरिंग था, यानी कभी बढ़ रहा था कभी कम हो रहा था, उससे क्या बन रहा था आपका ईएमएफ बन रहा था ना, ठीक है। ईएमएफ मतलब करंट बन रहा था। तो यहाँ पे जो मैक्सवेल था उसने इसका अपोजिट करा, उसने बोला कि अगर ईएमएफ में अगर मैं चेंज करूँगा तो उससे क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बन सकता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड से जब आपका करंट बन सकता है, करंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड भी तो बन सकता है आपका, ठीक है। एक बार दोबारा समझ लो कि जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते हैं तो उससे आपका क्या बनता है, एक इलेक्ट्रिक करंट बनता है। क्या बनता है, अभी आपने देखा था ईएमएफ बन रहा था, है ना, ईएमएफ मतलब करंट बन रहा था। तो क्या इस ईएमएफ यानी करंट जो है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, करंट क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा आपका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हम मैग्नेटिक फील्ड भी आपका प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैक्सवेल था उसने डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बताया था, ठीक है। तो यही मैंने लिखा हुआ कि एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सवेल उसने शो किया कि एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चेंज करोगे, ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। दी मैग्नेटिक फील्ड, जो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एसोसिएटेड होता है विथ करंट, यानी उससे फिर करंट बनती है एक, ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, जो करंट थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब करंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था आपका, वो जो मैग्नेटिक फील्ड बना रही थी, ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड से आपका एक करंट बनता है, उसी करंट को हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका दी करंट वाज प्रोपोर्शनल टू दी चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। ये आपकी डेफिनेशन हो गई डिस्प्लेसमेंट करंट की, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला देखोगे तो आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट जो है एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। अब ये फाई कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड वाला है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है। कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज करने से हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलो, उसके चेंज से आपका डिस्प्लेसमेंट करंट बन रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको समझ में आ रहा है ना हिंदी में, वैद्युत क्षेत्र, सॉरी वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो उसके कारण उसके चेंज होने से आपका करंट जो बनेगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलेंगे। अभी आपको हिंदी में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो मैक्सवेल ने ना यहाँ पे एक इक्वेशन दी, यानी जो ये फॉर्मूला दिया था, तो यहाँ पे एक देखो, एक करंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, ये पढ़ा है। तो इसको बोलते हैं हम कंडक्शन करंट, क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट, ठीक है। जो आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट होती है वो अभी आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से प्रोड्यूस होती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता है तो उससे आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट बनती है आई डी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये फॉर्मूला कैसे बना, तो यहाँ पे आई का फॉर्मूला होता है आपको पता है डी क्यू अपॉन डी टी होता है ना। और आप क्यू यहाँ पे जो है क्यू का फॉर्मूला क्या रख सकते हो, क्यू का फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट ई ए, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट को अगर मैं बाहर ले लूँ तो क्या बनेगा, ई ए यहाँ बचेगा, और ई इंटू ए क्या होता है आपका, ये फ्लक्स होता है आपका, क्या होता है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे आपका इस तरीके से आएगा।
बाकी मैक्सवेल ने जो करंट लिखी थी ना आपकी, उसकी जो टोटल करंट थी वो कैसे थी, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट का म्यू नॉट। ठीक है, यहाँ पे आपका म्यू नॉट भी होगा कहीं कहीं लिखा हुआ किसी किसी बुक में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट करंट का आपका फॉर्मूला आया, तो समझ में आ गया। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से जो करंट बनती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं मैक्सवेल की इक्वेशन। तो मैक्सवेल ने आपकी 4 इक्वेशन दी थी। अब जो इक्वेशन इसने दी थी ये खुद से इक्वेशन नहीं बनाई थी, जो आपने इक्वेशन पहले पढ़ी है या जो पहले उसमें आ गई थी, ठीक है, वही इक्वेशन उसने दोबारा लिखी है। तो जैसे आपका ये पहला है जो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। देख सॉरी, एक बार मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए दिखा देता हूँ। तो हिंदी मीडियम वालों क्या है, जैसे एक वैद्युत धारा आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। पहले विस्थापन धारा जो है वो देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। वैद्युत धारा जैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, उसी प्रकार एक परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र भी क्या करता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, और ये जो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, जो इससे परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र से जो करंट बनती है उसको हम विस्थापन धारा बोलते हैं, यानी आईडी बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, बाकी मैंने वहाँ पे आपको समझा दिया था। ठीक है, और आगे का जो है ना फॉर्मूला वो वहीं से आप देख लेना जो अभी लिखाया था। ठीक है, आप देखते हैं मैक्सवेल की इक्वेशन। तो यहाँ पे जो है आपका पहले जो है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी गॉस का नियम जो था वैद्युत स्थिति के लिए। ठीक, तो वो क्या था आपका कि अगर किसी क्लोज सरफेस से के अंदर कोई चार्ज है तो उससे जो निकलने वाला जो फ्लक्स होता है, ठीक है, ये पूरा क्या है, फ्लक्स लिख सकता हूँ मैं, वो कितना होता है, उस जो चार्ज उसके अंदर है, एनक्लोज चार्ज जो है, उसका एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, गॉस ने ये तो दिया था, अगर आप किसी चार्ज को क्लोज करते हो, ठीक है, तो उस क्लोज सरफेस से जो पास होने वाला जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स मतलब ये फ्लक्स को हम EDA भी लिखते हैं। ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है, जो चार्ज आपका इनक्लोज है उसका एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स होता है। ठीक है, तो पहला तो लॉ ये है। सेकंड लॉ क्या है आपका, देखो यहाँ पे थोड़ा चेंज करना है, ये इसका है और ये इसका है। ठीक है, सेकंड लॉ जो है ना, गॉस ने आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि गॉस ने मैग्नेटिज्म के लिए भी एक अपना फॉर्मूला दिया था। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए दिया वैद्युत स्थिति के लिए, वैसे उसने चुंबकत्व के लिए भी दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो किसी बंद परिपथ से पास होने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, ठीक है, पास होने वाले किसी बंद पृष्ठ से बोलो या किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाले जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, क्या मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, वो कितना होता है, 0 होता है। आपका कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो कितना होता है, Q/ε0 होता है, मगर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा मैग्नेटिज्म वाला। ठीक है, तो क्या होता है, किसी क्लोज सरफेस से जो पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। अभी हमने इसमें जो देखा था वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा था, कौन सा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दोनों में अंतर है, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय फ्लक्स और इलेक्ट्रिक मतलब वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, और ये इक्वेशन तो अभी हमने देख ली थी। एम्पियर्स ने जो था सॉरी मैक्सवेल जो था उसने एम्पियर्स की जो इक्वेशन थी उसको मॉडिफाई किया था। किसको, एम्पियर्स की इक्वेशन को मॉडिफाई करके ये इक्वेशन दी थी, म्यू नॉट कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट उसने ऐड कर दी थी इसमें एक्स्ट्रा। जबकि एम्पियर्स का कितना था, केवल BDL इक्वल टू म्यू नॉट I था केवल, उसने I के साथ ID भी ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये था। और एक दिया था उसने फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी फ्राडे का एक नियम दिया था, तो उसमें भी ये था कि, तो फ्राडे का जो आपका नियम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, उसमें ये था आपका कि जो EMF उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है, चुंबकीय क्षेत्र में जो EMF यानी EMF बनता है वो किसके कारण बनता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के। ये तो अभी आपने पढ़ा है ना, अभी मैंने आपको पढ़ाया, यानी जो EMF बनेगा वो किसके कारण होगा, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड लॉ है। तो ये 4 इक्वेशन आपको यहाँ पे लिखनी है केवल। ठीक है, अगला आपका ये न्यूमेरिकल आया था, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था, 3 आपको सीरीज में जोड़ने थे इनको। ठीक है, और आपको वैल्यू दे रखी थी C1 C2 C3 की, वोल्टेज आपको दे रखा था यहाँ पे कितनी 90 वोल्ट है, इधर तो अर्थ से कनेक्ट कर रखा, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा ये। तो आपको निकालना क्या था यहाँ पे,
कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनर्जी स्टोर इन C2। ये जो C2 है ना, यहाँ पर आपको V भी निकालना था और एनर्जी यानी U भी निकालना था, यानी विभव और संचित ऊर्जा U दोनों निकालने थे आपको। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, बस ये थोड़ा से चेंज कर देंगे, बस ये है कि आएंगे इसी तरीके से क्वेश्चन आपके। ठीक है, तो इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको V निकालना है और U निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो पहले ना इन तीनों को सीरीज में जोड़ देता हूँ। तो सीरीज में जोड़ने का ये फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, अब आपने जैसे ये फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे वैल्यू रख दी, C1 की वैल्यू 20 रख दी, C1 की वैल्यू 20 रख दी, C2 की वैल्यू 30 रख दी, C3 की वैल्यू 15 रख दी। ठीक है, अब इनका एलसीएम लोगे तो इन सबको मैंने क्या करा, 16 को बनाया। ठीक है, तो 16 कैसे बनाया, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दी ऊपर नीचे, इसमें 2 की और इसमें 4 की। तो जब आप इनका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 9/60। 9 को काटा 3 3 जा 9 और 3 से इसको काटा 20 बार। तो यहाँ से ये तो अभी अब 1/C की वैल्यू आई 3/20। तो अगर हम C निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20/3 माइक्रो फैराड। ठीक है, तो अभी अब आप बोलोगे कि हमें यहाँ पे V निकालना था, आपने C क्यों निकाला। ठीक है, अब देखो V निकालने के लिए पहले हम यहाँ पे निकालेंगे। अभी देखो V निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो V निकालने के लिए देखो यहाँ पे अगर आपको V निकालना, तो V निकालने के लिए आपको एक तो Q चाहिए और एक C चाहिए। ये होता है ना V का फॉर्मूला। तो पहले हमें यहाँ पे Q निकालना पड़ेगा। यहाँ Q कितना है, C तो चलो हम C2 की वैल्यू रख देंगे कितनी 30, मगर Q नहीं है तो Q पहले निकाल लेंगे। और Q निकालने के लिए आपको C चाहिए था, टोटल इन तीनों का सीरीज का कॉम्बिनेशन जो आया था वो चाहिए था। तो ये C की वैल्यू जो अभी हमने निकाली वो Q का फॉर्मूला लगा दिया, C इंटू वी होता है, क्या होता है C इंटू वी। तो C अभी हमने निकाला टोटल कितना 20/3 और V कितना दे रखा है यहाँ पे 90। अब यहाँ पे देखो पॉइंट A पे 90 दे रखा है, यहाँ पे तो 0 है, तो क्या लिखोगे VA माइनस VB, तो यानी 90 ही आ जाएगा। 90 में से 0 माइनस करोगे, यहाँ पे 90 आपका A पॉइंट में और यहाँ 0 दे रखा है, अर्थ से कनेक्ट कर रखा है ना, मतलब 0। तो 90 माइनस 0 मतलब 90 आ गया। तो इसको काटोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 600 माइक्रो कूलम आ गया। ठीक है, अब आपको मैंने बताया V2 निकालना है ना, वहाँ पे V निकालना है, कहाँ पे, यहाँ पे आपको V निकालना है। तो V के लिए फॉर्मूला लगा लेना Q/C। अब आपको पता है सीरीज में है तो जितनी भी Q ये आपका है, ठीक है, वो सब में सेम रहेगा, क्योंकि सीरीज में क्या होता है सेम होता है आपका। ठीक है, तो Q सेम रहेगा और C2 रख देंगे यहाँ पे। तो वही मैंने करा यहाँ पे, देखो जो Q आपने रखा जो निकाला अभी वो 600 ही होगा और C2 की वैल्यू 30। तो इन दोनों को डिवाइड करोगे 20। अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता आपसे C3 पे पूछ लेता तो क्या करते भाई Q निकालने के लिए, तो वही करना था आपको जो आपने अभी क्या निकाला V निकालने के लिए। V अगर मान लो C3 पे निकालना है तो Q/C3 लिख दोगे और Q कितना लोगे जो यहाँ पे आपका तीनों में जाएगा, वही अभी जो निकाला, क्योंकि तीनों में सेम रहेगा सीरीज में। ठीक है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो वही आप 600 जो भी आपका आया अपॉन में C3 की वैल्यू 15, तो डिवाइड कर लोगे। ऐसे अगर C1 में पूछेगा तो वहाँ पे नीचे C1 आ जाएगा बस। ठीक, उसके बाद U निकालने का फॉर्मूला 1/2C इंटू V²। ठीक है, C2 में यहाँ पे निकालना है तो C की वैल्यू रख दी, हमारा कितना आया था 30 आया था पर, और V² कितना देखा तो क्वेश्चन में 20, तो 20 इंटू 20 काटोगे तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये माइक्रो जूल में निकाला है और इसे जूल में निकाला है। ठीक, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक प्रिज्म का अपवर्तनांक A है। ठीक है, पदार्थ का अपवर्तनांक cot A/2 है। प्रिज्म में आपतित प्रकाश किरण के न्यूनतम विचलन कोण A के पदों में ज्ञात कीजिए, यानी न्यूनतम विचलन कोण निकालना है इसका, यानी रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ ए प्रिज्म। रिफ्रैक्टिंग एंगल जो है प्रिज्म का A है और रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ मटेरियल, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ मटेरियल कितना दे रखा cot A/2 दे रखा है। और फॉर ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन प्रिज्म, जो प्रिज्म में लाइट इंसिडेंट हो रही है, फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इन टर्म्स ऑफ ए। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा है कि n इक्वल टू होता है साइन A प्लस लैम्डा m/2। ठीक है, लैम्डा m जो होता है मिनिमम डेविएशन एंगल होता है, यही हमें निकालना है। ठीक है, और साइन A/2, और उसने बोला A के टर्म में ही आपको आंसर निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। अब जो उसने मटेरियल का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा था, एन क्या होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी अपवर्तनांक जो दे रखा था वो कॉट दे रखा था, cot A/2। तो कॉट का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कॉट बराबर क्या होता है
कॉस अपॉन साइन होता है, क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। तो कॉट को क्या लिख दिया मैंने, कॉस a/2 अपॉन साइन a/2, ठीक है, लिख दिया इतना। अब जो ये वैल्यू है उसको रख देंगे यहाँ पे, रख दिया मैंने यहाँ पे, और इधर तो आपकी वही वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे देखो नीचे दोनों की सेम है, तो नीचे का दोनों से काट दिया, काट दिया। अब यहाँ पे देखो कॉस को क्या लिख सकता हूँ मैं, तो कॉस को ऐसे लिख सकते हैं ना हम, साइन 90 माइनस थीटा। अगर मान लो आपके पास कॉस थीटा है, कॉस थीटा को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन लिखेंगे, 90 लिखेंगे, माइनस थीटा कितना हमारा a/2, तो थीटा यहाँ पर रख देंगे a/2 रख देंगे, ठीक है। साइन 90 माइनस a/2 रख दिया हमने, और यहाँ पे साइन a प्लस λ/2, यहाँ पे साइन से साइन हट जाएगा आपका, 90 माइनस a/2 इक्वल टू a प्लस λm/2। यहाँ पे साइन को आपको काटना नहीं, केवल ऐसे ही हटा देना उसको, ठीक है। उसके बाद आपको पता है यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई इधर होगी, बताओ क्या होगा, तो 90 माइनस a/2 है, और इधर 2 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, ये तो 180 हो जाएगा। और आपको पता है यहाँ पे a/2 पहले से है, और 2 अगर यहाँ पे आएगा तो 2 से 2 कर जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 180 माइनस a बचेगा। तो वैसे ही मैंने 180 माइनस a लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे a प्लस λm बच जाएगा, हमें λm निकालना है, तो ये इधर जाएगा माइनस में, तो ये माइनस का 2a हो जाएगा, तो ये इसका मिनिमम डेविएशन एंगल आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, इससे भी एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता ही आता है, और ये डेरिवेशन भी प्रूव करने के लिए आती है, तो इसको ज़रूर कर लेना आप लोग, ठीक है। और ये मैंने करवा भी रखी है, सॉरी करवा रखी है या नहीं करवा रखी, पुराने पेपर्स में करवा रखी होगी, ठीक है, वरना अभी दोबारा भी करवाऊँगा मैं इसको भी, ठीक। अगला क्वेश्चन जो है, पैरा डाई फेरो मटेरियल क्या होते हैं, उनके एग्जांपल देने हैं, ठीक है। तो वैसे तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो, केवल इसमें याद ही करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है आपके पास डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियलों में डिफरेंस, ठीक है। जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो कैसे मटेरियल होते हैं, अगर आप देखो तो जो भी डायमैग्नेटिक, देखो मैंने एग्जांपल दिए एंटीमनी, बिस्मिथ, कॉपर, गोल्ड, मरकरी, ये आपने देखोगा, अगर आप इन्हें मैग्नेट के बीच में रखोगे तो इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये अट्रैक्ट नहीं होते मैग्नेट से, यानी मैग्नेट से आकर्षित नहीं होते हैं, ठीक। तो उनको बोलते हैं हम डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो यानी जो मटेरियल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, और इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बी, जैसे मान लो आपने इसको मैग्नेट के बीच में रखा, तो ये बाई जो इसका ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं इसको, इसको ई लिख लेता हूँ, ठीक है। और एक बनता है इसके अंदर इंटरनल, मटेरियल के अंदर, यानी पदार्थ जो है उसके अंदर बनता है एक चुंबकीय क्षेत्र, तो वो हमेशा अपोजिट होता है बाहर वाले के, इसलिए ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड से ना तो अट्रैक्ट होता है ना रिपेल होता है, ठीक है। अगला है कि जो पैरामैग्नेटिक वाले होते हैं वो वीकली अट्रैक्ट होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, ये थोड़े बहुत अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से, ठीक है। और इनके अंदर मैग्नेटिज्म, यानी जो इसके अंदर चुंबकीय गुण तभी आता है जब आप इनको मैग्नेट के बीच में रखोगे, यानी जब आप इन्हें मैग्नेट के बीच में रखोगे तभी इनके अंदर चुंबकीय तो गुण आएगा, फिर जैसे हटा दोगे तो ये हट जाएगा, ठीक है, यानी उनके अंदर जो मैग्नेटिज्म है वो ख़त्म हो जाएगा। और अगला आता है फेरोमैग्नेटिक, ये तो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जैसे लोहा हो गया, आप मैग्नेट में रखो उसके साथ चिपक जाएगा तुरंत, ठीक है। तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं यहाँ पे। और इनके एग्जाम्पल देखो, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये एग्जाम्पल आपको मेन है, बहुत ही ज़्यादा मेन, फाइनल में भी इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका, ठीक है। तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए प्रतिचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय, और लोह चुंबकीय, वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत बनता है, यानी जो उनके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा अगर वो इस दिशा में बन रहा है, बाह्य वाला अगर इस दिशा में, तो अंदर वाला जो बनेगा अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। और दूसरा है कि ये थोड़े बहुत अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, ठीक। अगला यहाँ पे 23 वाला जो है क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूमेरिकल, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है, अन्योन्य प्रेरण निकालना है, जिसमें करंट इतनी है और जो करंट है वो 6 से 0 हो जा रही है, यानी कम होकर वो 6 थी पहले, सॉरी 6 से 10 हो जा रही है, कितनी, 6 से 10 होती है, हो रही है आपकी। और द्वितीय कुंडली में 10 मिली वोल्ट जो वोल्टेज बन रहा है वो कितना बन रहा है, 10 मिली वोल्ट बन रहा है। तो इसका म्यूचुअल इंडक्शन यानी एम निकालना है आपको,
ठीक है, अन्योन्य प्रेरण। तो ये फॉर्मूला होता है आपका E इक्वल टू माइनस एम डी आई अपॉन डी टी। ये भी हमने ऊपर भी देखा था स्टार्टिंग में फैराडे के नियम में, ठीक है। तो आपको एम निकालना है, तो कैसे निकालोगे यहाँ पे एम, तो ये वाला फॉर्मूला तो शायद मैं लिखना भूल गया था वहाँ पे। तो ये फॉर्मूला होता है एम निकालना है आपको यहाँ पे। तो कैसे निकालोगे, ई आपको दे रखा है कितना, 100 मिली ओम, मिली वोल्ट, 100 दिया था 10 दिया था, ठीक है। तो देख लेना इसको, मैंने यहाँ पे शायद 100 से करा है। तो 100 अपॉन मिली को कैसे चेंज करते हैं वोल्ट में, तो यानी 1000 से डिवाइड कर दो इसे, कितने 1000 से, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा तो 0.1 वोल्ट आ जाएगा। तो ई की जगह तो रख दिया हमने 0.1। एम आपको निकालना है, ठीक है। माइनस साइन यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, तो इसका कोई रोल नहीं होता वैसे ज़्यादा, ठीक है। और डी आई अपॉन डी टी, अब डी आई कैसे निकालोगे, आपकी जो करंट है वो 6 से कितनी हो रही थी 10, यानी 10 - 6 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 10 - 6, तो कितना आएगा 4। तो यहाँ पे जो डी आई की वैल्यू है रखोगे 4, और कितना टाइम दे रखा है आपको, टाइम आपको 0.5 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आप m निकाल लोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे इसे, ठीक है। तो m जो है यहाँ पे ऐसे रहेगा, ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा और ये इसके डिवाइड में, तो यहाँ से काट लेना, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में एक आता ही आता है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका 24 का ए, किरचॉफ के 2 नियम बताने और उनकी व्याख्या करनी। इसके ऊपर मैंने आपकी एक डिटेल वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो मैं उसका लिंक इसमें डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, कुछ टाइम पहले ही बनाई थी, वरना अगर मैं इसको बनाऊंगा तो 15-20 मिनट इसमें भी चले जाएंगे आपके, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाके उस वीडियो को देख सकते हो जिनको ज़रूरत होगी। और ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, देख लेना उसको अच्छे से, डिटेल में पढ़ लेना किरचॉफ के नियम। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल, देखो अभी आपका न्यूमेरिकल नहीं आया, तो एग्जाम में आपका न्यूमेरिकल, फाइनल एग्जाम में न्यूमेरिकल जरूर देगा इसके ऊपर। अगला आपको किरचॉफ लॉ की हेल्प से क्या करना है, सॉरी ये तो वही है आपका। अगला है किरचॉफ नियम की का उपयोग करके व्हीटस्टोन सेतु में संतुलन की अवस्था में समीकरण निकालनी है। यानी जो व्हीटस्टोन ब्रिज की जो इक्वेशन है बैलेंस स्टेट में, वो आपको प्रूव करके दिखानी है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना लेना है, जिसमें यहाँ R1, इधर R2 बनाया है, इधर R3 बनाया है, इधर R4 बनाया है मैंने, ठीक है। जैसे मैंने बनाया वैसे ही आपको बनाना है, और बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा देना है, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे यहाँ से मान लो कोई करंट गई I, यह है E, ठीक है, EMF। तो ये जो करंट होगी 2 पार्ट में टूट गई, तो ये जो इधर ऐसे 2 पार्ट में, यानी इधर गई I1 और इधर गई I2, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये बैलेंस कंडीशन में होगा, अभी उसने पूछा था ना बैलेंस की, उसमें बैलेंस मतलब संतुलित होगा, क्या होगा संतुलित, ठीक है। तो उस केस में ना देखो होना क्या चाहिए, वैसे करंट कुछ, जब ये संतुलित नहीं होगा यानी बैलेंस नहीं होगा, तो कुछ करंट यहाँ जाएगी और कुछ करंट यहाँ जाएगी, ठीक है। ये जब करंट आगे जाएंगी ना, तो कुछ करंट यहाँ जाएगी, कुछ करंट यहाँ जाएगी। तो मगर जब ये बैलेंस हो जाता है, तो बैलेंस की कंडीशन में ये यहाँ जो करंट होती है वो कुछ करंट नहीं जाती यहाँ, यानी जो जी वाली करंट है वो आपकी जीरो हो जाएगी, IG, ठीक है। यानी यहाँ पे कोई करंट नहीं आएगी, क्योंकि ये इसका और इसका पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो जब भी 2 पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए, तो वहाँ पे कोई भी करंट नहीं बहती, यानी पोटेंशियल मतलब विभव अगर समान हो जाए, तो वहाँ पे कोई भी करंट नहीं चलती आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे जब कोई करंट नहीं जाएगी, तो करंट ये जो I2 होगी वो ऐसे होते हुए इस पे भी आपकी I2 करंट ही जाएगी R4 पे, और ये जो I करंट है ये यहाँ से I1 जो है यही आपकी I1 R3 में भी जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे हम लगाते हैं किरचॉफ का लॉ। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे बनाऊँ, इसको मैंने बहुत शॉर्ट में करवा दिया, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से कर लेना, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। R1, तो सबसे पहले लिखोगे जो मैंने लूप लिया है, सॉरी ADBA, पहला लूप हमने ये लिया है, ठीक है। तो यहाँ से जब आपकी करंट गई इधर I1, तो जो मैंने लूप ले रखा ना, यहाँ पे लूप भी मैंने इसी डायरेक्शन में ले रखा है ऐसे, ठीक। तो यहाँ से जब करंट गई, तो ये कौन सा है आपका R1, तो ये जो करंट गई, तो यहाँ पे जो वोल्टेज बनेगा क्या बनेगा, I1 R1, और वो क्या का बनेगा, माइनस का बनेगा, क्योंकि क्या है जिस डायरेक्शन में करंट, देखो करंट इधर जा रही है, तो हमारा जो लूप है वो भी इधर की तरफ जा रहा है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इसको करने से पहले आप किरचॉफ का लॉ जो है वो ज़रूर पढ़ लेना, वरना आपको ये इक्वेशन नहीं आएगी समझ में, ठीक है। तो वो मैंने वहाँ पे आपको डिटेल में बना रखा है, तो वहाँ पे आप ज़रूर जाके उसको देख लेना,
वरना आपको ये समझ में नहीं आ गया माइनस क्यों लिया मैंने। तो यानी लूप जो है, लूप भी मेरा नीचे की तरफ है, देखो मतलब मैंने लूप लिया ऐसे, मैं जाऊँगा ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो लूप भी मेरा नीचे की तरफ जा रहा है और करंट भी देखो नीचे की तरफ जा रही है। तो जब लूप और करंट सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उसको माइनस में लिखें, तो माइनस का I1R1 हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ तो आपका ये तो एक तरीके से यहाँ करंट जाएगी नहीं। अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ करंट है I2 ऐसे ऊपर की तरफ, और मेरा लूप जाएगा वो ऐसे और ऐसे नीचे की तरफ आएगा यहाँ से। तो यानी जो लूप है यहाँ पे, जो यहाँ पे लूप है वो नीचे की तरफ है और करंट जो है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो तो इसको प्लस में लिखेंगे, तो I2R2 जो है वो प्लस का होगा आपका, ठीक। तो ये इधर जाएगा, है ना, माइनस वाला इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऐसे ही यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। अगला जो हम लूप लेंगे, देखो लूप लेंगे ऐसे, यानी लूप लेंगे हम डी से जाएंगे सी और सी से जाएंगे बी, फिर बी से जाएंगे डी, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे लूप जाएगा मेरा ऐसे और करंट भी जा रही है ऐसे, तो इसको भी माइनस में लिखेंगे, तो माइनस का I1R3। उसके बाद देखो करंट आ रही है नीचे और लूप कहाँ से जाएगा मेरा, यहाँ से नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अपोजिट हो रहा है ना, तो इसको लिखेंगे हम प्लस में I2R4, तो ये प्लस का लिखा है देखो, इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो यहाँ पे जो ये माइनस वाला है ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करेंगे तो यहाँ इससे I1 वाले से I1 वाले के काट देंगे, तो R1/R3 है ना, इनको इक्वल इस तरीके से रखेंगे, इसको इधर ले लेना है, तो I1R3 और I2R4 ऐसे लिख देना है इसको, ठीक। तो जब हम इन दोनों इक्वेशन का रेशियो निकालेंगे तो I1 से I1, I2 से I2, और ये रेशियो आपको मिल जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो बैलेंस कंडीशन में जो होता है, जो व्हीटस्टोन पीरियड होता है, I1/R3 और R2/R4 होता है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्या है कि 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर है कैरिंग I1 I2, यानी 2 वायर है जिसमें I1 और I2 करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। और उनके बीच की डिस्टेंस जो ली है वो D ली है, ठीक है। और करंट जो है सेम डायरेक्शन में, तो देखो मैंने दोनों में ऊपर की तरफ करंट बनाया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय वन एग्जैक्ट एंड अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द अदर, यानी ये क्या कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है दूसरे वाले में, यानी एक वायर दूसरे वाले में अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, वो आपको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। और उसके बाद 1 एम्पेयर की डेफिनेशन भी लिखनी है यहाँ से, ठीक, फोर्स के टर्म में। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर ये है, जैसे कि आपको क्या करना है, सबसे पहले एक अनंत लंबाई की यानी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लेनी है आपको। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक PQ वायर ली, ठीक है, और एक RS वायर ली, ठीक। अभी मैंने डॉट डॉट करके आगे बढ़ाई है क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रही है वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि अगर दोनों तारों में, दोनों वायर्स में करंट अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है, क्या जा रही है, सेम डायरेक्शन। जैसे आप लोगों के घर के बाहर जो पोल्स होते होंगे उनमें अगर करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो उनके बीच, उन दोनों वायर के बीच क्या होगा, रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा, यानी आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो ये याद रखना, जब सेम डायरेक्शन में करंट जाती है तो आकर्षण यानी अट्रैक्शन होता है, ठीक है। और अगर दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, यानी विपरीत दिशा में, एक इधर जा रही है और एक इधर आ रही है, तो उनमें होगा रिपल्शन। क्या होगा, रिपल्शन। अब अट्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि ये भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो हमें ये निकालना है कि जब दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो उनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, ठीक है। जो अभी आपने पढ़ा ना, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो वो कितना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे जैसे मान लो एक PQ जो हमारी RS वायर है ना, उसमें हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, करंट एलिमेंट, जिसको हम बोलते हैं धारा खंड, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ AB, ये हमने धारा खंड लिया, करंट एलिमेंट लिया, और जिसकी लेंथ हमने डेल्टा L ले ली। कितनी ले ली, डेल्टा L, यानी A से B तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डेल्टा L, और पूरी वायर की लेंथ कितनी है, L है, ठीक है। तो इसलिए हमने छोटा सा हिस्सा लिया है, टोटल L है ना, हमारी पूरी वायर जो है वो L लेंथ की है, मगर हमने छोटा सा पार्ट लिया है AB, तो उसको हमने डेल्टा L लिख दिया, ठीक है। RS वायर में लिया हमने। अब हम निकालेंगे द मैग्नेटिक फील्ड बाय PQ एट RS, यानी अब आपको पता है कि PQ में जो करंट चल रहा है I1, ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा। क्या बना रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा।
वो मैग्नेटिक फील्ड आर एस पे जो हमने ए बी पॉइंट दिया है वहाँ पे कितना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने क्रॉस का वो बनाया ना साइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ठीक, तो यहाँ पे जो क्रॉस आपका शो कर रहा है, क्रॉस शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है, यानी अंदर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इस वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा आपका ये। ठीक है, यानी ये जो पी क्यू वायर है, ये जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा था, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो इस पॉइंट पे उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, B1 इक्वल टू म्यू नॉट I1 2πr। अब आप ये बोलोगे ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ये आपकी डेरिवेशन ही है इस चैप्टर में कि स्ट्रेट लॉन्ग वायर जो होती है वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट I1 2πr। वैसे आई होती है, I1 तो इस वाले के लिए लिया क्योंकि यहाँ पे I1 जा रही है करंट। ठीक है, तो वैसे फॉर्मूला में केवल क्या होता है, आई होता है। ठीक, तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया क्योंकि जो पी क्यू वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे आपका वो इतना है, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आपका B है ना, तो वो कौन सा है आपका, ये B1 है। यानी जो I1 जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है ना वो है ये I1 जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है उसको B1 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आपको लिखनी है तो इनवर्ड लिख देना। क्या लिखना, इनवर्ड। ठीक है, यानी अंदर की तरफ होगी। ठीक, अब आपको निकालना है फोर्स। क्या निकालना है, फोर्स। अब आपको पता है करंट जो जा रही है ऊपर की तरफ जा रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसमें फोर्स जो लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है। अब आपकी लंबाई जब डेल्टा एल है तो फोर्स भी तो छोटा सा ही लग रहा होगा, डेल्टा एफ ले लेंगे फोर्स को। ठीक है, अब जब डेल्टा एल लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है यहाँ पे, I1 का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जा रहा है वहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है कि यहाँ पे B1 आएगा। ठीक है, बहुत से बच्चे यहाँ पे B2 लिख देते हैं, तो ये गलती मत करना, B1 ही आएगा। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो B1 आएगा। करंट यहाँ पे कौन सी है, इस वाली तार में I2 करंट है। ठीक है, और डेल्टा एल यहाँ पे हमारा ये लेंथ है, और फॉर्मूला में साइन थीटा होता है। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना, 90 लेंगे हम लोग। ठीक है, 90 एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, और यहाँ से हम B1 की वैल्यू रख देंगे नीचे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया डेल्टा एफ इक्वल टू B1 की वैल्यू रखी, और I2 का I2 आएगा, और डेल्टा एल का डेल्टा एल आएगा। अब हमें क्या करना है, हमने जो वायर में डेल्टा एल लेंथ ली थी, जो ए बी पार्ट था आपका करंट एलिमेंट यानी धारा करंट, और पूरी वायर की लेंथ हमने एल ले रखी। तो अगर मेरे को पूरी वायर में निकालना है टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन दी वायर, ठीक है, तो टोटल वायर में निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। डेल्टा एफ का इंटीग्रेशन एफ होगा। ये सब चीज़ें कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएंगी। केवल यहाँ पे जो डेल्टा एल है उसका इंटीग्रेशन होगा, और डेल्टा एल का इंटीग्रेशन मतलब पूरी वायर का, पूरी वायर की लेंथ। तो यहाँ पे डेल्टा एल का मतलब एल आ जाएगा, है ना। ऐसे डेल्टा एल होंगे बहुत सारे, तो सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, एल आ जाएगा, जो पूरी वायर होगी। तो इस तरीके से आ गया हमारा फॉर्मूला। आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो, मगर अगर वो पूछेगा फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, यानी यहाँ पे मैंने हिंदी में लिखा नहीं, एकांक लंबाई, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। ठीक है, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। तो इस एल को ना इसके डिवाइड में ले जाओगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, फिर वो एल वहाँ से हट के यहाँ पे एल आ जाएगा आपका, एफ अपन एल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है आपका। क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ होता है, ये वाला भी। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको ये करना पड़ेगा कि आपको फोर्स दिया है या फोर्स पर यूनिट लेंथ दिया है, उसी हिसाब से फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 1 एम्पेयर की डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, तो 1 एम्पेयर की डेफिनेशन कैसे बनेगी आपकी, आपने जो फॉर्मूला लिया था ना, उस फॉर्मूले में आपको, उस फॉर्मूले में आपने क्या करना है, एफ़ की जगह सॉरी I1 की जगह I1, I2 की जगह 1 1 रखना है, R की जगह 1 रखना है, और L की जगह भी 1 रख देना। ठीक है, L की जगह भी 1 रख देना। तो आपका जब सॉल्व करोगे ना, F की वैल्यू ये आएगी 2 × 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखो तो यहीं से इसकी डेफिनेशन बन जाएगी कि जब आप क्या करो, दो पैरेलल वायर हैं, उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर रख दो, और जो आपने इनकी लेंथ ली है कंडक्टर की वो 1 ली है। ठीक है, तो अगर इनमें क्या हो रहा है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन लग रहा है, -7 न्यूटन लग रहा है, न्यूटन पर मीटर लग रहा है। ठीक है, तो
7 न्यूटन पर मीटर लग रहा है, तो हम बोलेंगे कि उनमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी फ्लो हो रही है, 1 एम्पेयर। यानी जब इनके बीच में 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो रही है तभी इसमें कितना फोर्स लगता है, 2 × 10⁻⁻10 न्यूटन का। ठीक है, तो यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, कि 1 एम्पेयर इज द करंट विच व्हेन पैरेलल कंडक्टर प्लेस एट सेपरेशन 1 मीटर, यानी पैरेलल जो आपकी वायर्स है उनको 1 मीटर डिस्टेंस में रखा हुआ है, तो उनमें जो फोर्स एक्सर्टेड होता है कितना, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन ऑन 1 मीटर लेंथ ऑफ आइदर वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हिंदी में वही लिखा है, जब दो अनंत लंबाई के समांतर कंडक्टरों से, अनंत लंबाई के समांतर जो कंडक्टर हैं, 1 एम्पेयर की धारा बहती है। ठीक है, तो एक दूसरे से, अगर एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हो तो प्रत्येक कंडक्टर पे, यानी दोनों कंडक्टर पे जो बल लगता है वो इतने न्यूटन का लगता है। अब ये बल जो होता है वो आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों का हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आपका हाफ ईयरली में आ गया है ये। ठीक है, तो फाइनल में इसका न्यूमेरिकल आने के बहुत चांसेस है आपके। ठीक, तो इसको ज़रूर आप अच्छे से पढ़ लेना। जब आपको ये टॉपिक समझ में आएगा तभी आप इसके न्यूमेरिकल भी कर पाओगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे है आपका कि LCR सर्किट, एक LCR जिसमें ये तीनों चीज़ दे रखा है, वोल्टेज आपको इतना दे रखा है, आपको वह स्रोत आवृत्ति क्या है जिसके लिए धारा का मान अधिकतम होता है, या अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। वह स्रोत आवृत्ति क्या होगी जिसके लिए परिपथ द्वारा औसत शक्ति अधिकतम होगी, यानी पावर भी निकालनी होगा, इस अधिकतम पावर का मान निकालना है। ठीक है, तो LCR दे रखा है, और व्हाट इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर द करंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, जब आपका करंट का एम्पलीट्यूड जो होता है मैक्सिमम होता है, और वो वैल्यू भी निकालनी है, और ये एवरेज जो मैक्सिमम पावर है वो भी निकालनी है आपको। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो आपको क्वेश्चन में L दे रखा था, C दे रखा था, R दे रखा था, V दे रखा था। आपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1/√LC। ठीक है, तो यहाँ पे L और C की वैल्यू रखेंगे, L और C की वैल्यू रखेंगे तो ये आपका ओमेगा R जो आएगा 4167 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे, सोर्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वो कैसे आता है, ω/2π से आता है, ये फॉर्मूला होता है। आप सीधा ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आप FR का क्या 4π√LC, तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 पार्ट में निकाला, पहले ω/R निकाला फिर FR निकाला। आप क्या सीधा FR निकाल लो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अनुनाद आवृत्ति। ठीक है, तो इससे भी आप निकाल सकते हो इसको। तो जब आपका FR आ गया है तो आपको पूछा है कि जो आपको पूछा है, आपको फ्रीक्वेंसी तो निकल गई, पहला पार्ट हो गया। उसके बाद पूछा है जब आपकी ये फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी में आपकी मैक्सिमम करंट यानी अधिकतम करंट कब बहती है। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम करंट अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि उस वो कंडीशन होती है जब XL और XC क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। XL और XC बराबर हो जाते हैं रेजोनेंस में, तो उस समय हम Z के बराबर केवल लेते क्या, R, क्या लेते हैं, R। अगर आपने Z का फॉर्मूला देखा होगा तो Z का फॉर्मूला होता है R² + XL - XC। ठीक है, अब ये जब दोनों बराबर हो जाते हैं XL और XC, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये कट के 0 हो जाएगा पूरा। तो 0 हो जाएगा तो केवल क्या आएगा, Z² रूट में R² में से क्या बाहर आएगा, केवल R आएगा। तो उस समय Z बराबर हम क्या लेते हैं, R। तो आप ये डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि जब भी मैक्सिमम पूछा जाएगा तो Z किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। R कितना है हमारा, 23। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखो, हमें मैक्सिमम पीक करंट निकालनी, क्या निकालनी, पीक मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है √2 IRMS। क्या होता है, IRMS। तो पहले IRMS निकाल लेंगे। तो IRMS कैसे निकालेंगे, VRMS को, जो आपका 230 वोल्टेज दे रखा था उसको इस रजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे। आई का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, V/R होता है। ठीक है, तो जो V दिया है, R है, उन दोनों को डिवाइड करोगे तो 10 एम्पेयर करंट आ गया। तो 10 की मल्टीप्लाई √2 से करोगे तो 10√2, ये आपकी मैक्सिमम करंट या पीक करंट बोलो, वो आ गया आपका। ठीक है, इसके बाद आपको पूछा था पावर, तो पावर का फॉर्मूला लगाओगे ये। ठीक है, P = V²/2R, एवरेज पावर का। ठीक है, तो ये आपका, इसको हम मैक्सिमम पावर भी बोलते हैं। तो यहाँ से आप इनकी वैल्यू रखोगे, V जो आपको दिया है दोनों, 2 × 23। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो 1150 वाट आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस, बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन जो आपके पास आया है, केस स्टडी आया है आपके पास कि दर्पण, लेंस, प्रिज्म के परावर्तक अपवर्तक गुणों का उपयोग करते हुए पेरिस्कोप, ये जो इक्विपमेंट है यानी जो उपकरण है ये सब बनाया गया है, जैसे दूरबीन बनाया गया, सूक्ष्मदर्शी बनाया गया, पेरिस्कोप बनाया गया। इनमें से अधिकांश आम उपयोग में है। दर्पणों को और लेंसों का द्वारा छवियों के निर्माण में हमारा ज्ञान इन उपकरणों की कार्य प्रणाली को समझने के लिए क्या बुनियादी आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, 4 क्वेश्चन दिए थे, इनके आंसर आपको लिखने थे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो अगर आप इंग्लिश में भी पढ़ोगे तो ये है लिखा हुआ है कि हमने यहाँ पे जो है ये रिफ्लेक्टिंग इनका यूज़ करके बहुत सारे जैसे आपके माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, बाइनोक्यूलर्स ये बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अगर देखें, द इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी, जो इमेज बनती है यानी जो प्रतिबिंब बनता है इन्फिनिटी में, इज़ कंसिडर मोस्ट सुटेबल फॉर व्यूइंग बिकॉज, यानी जब भी आपका प्रतिबिंब यानी इमेज अनंत पे यानी इन्फिनिटी में बने तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ज़्यादा सुटेबल माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो ब्राइटर होती है, ब्राइट बनती है। ठीक है, चमकदार बनती है। इट इज़ मोर फोकस, वो ज़्यादा अच्छे से फोकस होती है। या कॉज लीस स्ट्रेन ऑन दी आई, यानी जो आंखों में तनाव वो कम होता है। या इट इज़ मोर मैग्नीफाइड, या वो ज़्यादा आवर्धित होती है। ठीक है, अगर हिंदी में देखो तो ये ऑप्शन है यहाँ पे, या अधिक चमकीला होता है, या अधिक केंद्रित होता है, इनमें आंखों में कम तनाव बढ़ता है, या अधिक आवर्धित होती है। ठीक है, तो आप इसका आंसर जो है ना इसका गा वाला होगा, इसमें आंखों पर कम से कम तनाव पड़ता है। ठीक है, यानी इट कॉजेज लीस्ट स्ट्रेन ऑन दी आई। ठीक, तो अगर आपको इसका रीज़न देखना है तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है कि लीस्ट स्ट्रेन ऑन दी आई, यानी आंखों में कम तनाव पड़ता है। क्योंकि क्या होता है जब इन्फिनिटी में यानी अनंत पे आपका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, तो आईज होती है वो रिलैक्स्ड हो जाती है एंड दे डोंट नीड टू एकोमोडेट, यानी उन्हें जो एकोमोडेट करने की जो होती है ना, फोकस करने की जो होती फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना इमेज को देखने में। तो विच रिड्यूस दी स्ट्रेन, तो वो आंखों का तनाव जो होती है उसको कम कर देती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। वैसे ऑप्शन है तो मैंने यहाँ पे केवल इंग्लिश में लिखा है और आपको समझा दिया, बाकी आप वहाँ से टिक मार लेना इसको। अगला पूछा गया है कि इन मॉडर्न माइक्रोस्कोप मल्टी कंपोनेंट लेंस आर यूज फॉर दी बोथ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस बिकॉज, यानी जो आपके मॉडर्न माइक्रोस्कोप होते हैं उसमें मल्टी कंपोनेंट लेंस यूज़ किए जाते हैं, तो वो क्यों यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे देखो पूछा गया कि अधिक आधुनिक सूक्ष्मदर्शी में मल्टी कंपोनेंट लेंस का उपयोग अभिदृश्यक और नेत्रिका दोनों के लिए किया जाता है। क्यों? तो यहाँ पे ये है कि वे प्रकाशिक विपथन को कम करते हैं। ठीक है, तो यानी दे मिनिमाइज ऑप्टिकल एब्रीवेशन। ठीक है, ये ऑप्टिकल एब्रीवेशन होते हैं उनको कम करते हैं अगर आप क्या है मल्टी कंपोनेंट लेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो मल्टी कंपोनेंट लेंसेज यूज़ करने का क्या फ़ायदा है? दे मिनिमाइज ऑप्टिकल एब्रीवेशन, ये आपका ऑप्शन सही था, क्योंकि ये जो करेक्ट कर देते हैं वेरियस ऑप्टिकल एब्रेशन, यानी जो आपकी आंखों में अलग अलग तरीके के क्या होते हैं डिफेक्ट होते हैं एक तरीके से, उनको सही कर लेते हैं। जैसे क्रोमेटिक का मतलब होता है जैसे लेंस है आपका, तो वो क्या करता है अलग अलग कलर की जो लाइट होती है उनको अलग अलग पॉइंट पे फोकस करता है। जैसे मान लो ग्रीन कलर आ रहा है तो उसको यहाँ पे कर देगा। ठीक है, कोई ब्लू कलर आ रहा है, ठीक है, कोई मान लो ब्लू कलर आ रहा है तो उसको पहले ही फोकस कर देगा। तो यानी अलग अलग पॉइंट पे क्या होते हैं वो, मतलब अलग अलग कलर अलग अलग पॉइंट पे आपके क्या होते हैं फोकस होते हैं, तो इसी को क्रोमेटिक बोलते हैं। स्पेरिकल एब्रीवेशन क्या होता है, जैसे आपका लेंस होता है तो इसके भी फोकस पॉइंट अलग अलग हो जाते हैं लाइट के, जैसे सेंटर वाला इधर आ गया, दूसरा वाला इधर आ गया, है ना, अलग अलग पॉइंट पे कुछ इधर चले गए। ठीक है, इस तरीके से होता है, तो स्पेरिकल एब्रीवेशन होता है आपका। तो ये जो मल्टी कंपोनेंट आप लेंसेज यूज़ करते हो ना वो इसको करेक्ट कर देते हैं आपके एक तरीके से। ठीक है, दैट अकर इन सिंपल दस इम्प्रूविंग इमेज, और इमेज की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर देते हैं, वरना आपका क्या होगा ब्लर टाइप का बनने लग जाएगा इमेज। ठीक है, अगला जो है एन एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप विल हैव द लार्ज एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड हाई रिवोल्यूशन, यानी जो एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है उसका लार्ज एंगुलर मैग्निफिकेशन और हाई रिवोल्यूशन होता है व्हेन इट हैज़ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो क्या होता है लार्ज फोकल लेंथ होता है, लार्ज डायमीटर होता है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हिंदी में एक खगोलीय अपवर्तक जो बड़ा कोणीय आवर्धन और उच्च रिवॉल्यूशन होता है वो किसके कारण होता है? तो
इसका पहला ही ऑप्शन सही था, अधिक फोकस दूरी और अधिक व्यास, यानी लार्ज आपका फोकल लेंथ और लार्ज इसका डायमीटर। ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शन इसके सही सही थे आपके, मतलब ये पहला वाला ऑप्शन सही है इसका। तो देखते हैं इसका रीज़न। तो यहाँ पे जो है लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज डायमीटर इसका आंसर है। ठीक है, क्योंकि जो लार्ज फोकल लेंथ होता है वो तो ग्रेटर मैग्नीफिकेशन प्रोवाइड कराता है। जो लार्ज फोकल लेंथ होता है ना वो ग्रेटर मैग्नीफिकेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और जो लार्ज डायमीटर होता है यानी एपरेचर जिसको बोलते हैं, वो जो रिजोल्यूशन होता है उसको मतलब करेक्ट करता है। ठीक है, इंप्रूव करता है। क्यों? क्योंकि जब लार्ज आपका क्या होगा, एक तरीके से एपरेचर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर जाएगी। ठीक है, जिससे आपकी क्वालिटी भी इंक्रीज हो जाएगी इमेज की। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। ए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ, यानी आई पीस की जो फोकल लेंथ है 40 है ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, और आई पीस की वो 4 सेंटीमीटर। तो आपको एक ऑब्जेक्ट देखना है 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे अवे फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस से, तो आपको उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिए हैं, तो देखते हैं इसको। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये दिया है। ठीक है, तो अब आपको इन क्वेश्चनों को देख के लग रहा है कि आपको टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इनको डीपली पढ़ के जाना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। क्योंकि पहले क्या होता था, आपका केवल सिंपल माइक्रोस्कोप आ जाता था। ये जो है टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, बहुत कम चांसेस है इससे क्वेश्चन आते थे, मगर पिछले साल से इनसे क्वेश्चन बनने लग गए हैं। ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, कम से कम 10-15 नंबर का, 5-10 नंबर का तो बन ही जा रहा है। ठीक है, लॉन्ग में ही आ रहा है सीधा। तो आपको ये जो चैप्टर है ना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोला है। देखो क्या क्या दे रखा था मैं, इस तरीके से 2 लेंस बनाने हैं आपको। ठीक है, और पहला बोला था कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको जो कहाँ है 200 सेंटीमीटर की दूरी में है। कितना? 200 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। ठीक है, और आपको क्या करना था, और इस आई लेंस, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ये आई लेंस होता है। कौन सा? आई लेंस। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इसकी जो फोकस दे रखी थी वो दे रखी 4 सेंटीमीटर। कितनी? 4 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट लेंस की कितनी दे रखी थी? 40 सेंटीमीटर। कितनी? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या निकालना है? लेंथ निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, पूरी दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस। तो ये आपको अगर देखें तो ये क्या है, आप देखो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी लाइट आएगी ऐसे तो वो इमेज बनाएगी कहाँ पे? फोकस पे। ठीक है, तो ये जो इमेज बनी यहाँ पे, फोकस नहीं मतलब यहाँ पे इमेज बनी कहीं पॉइंट पे बीच पे। ठीक, तो पहले हम वहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लें, और ये तो हमारे पास पहले से ही है आई लेंस की फोकस, ये यहाँ से यहाँ 4 है। देखो दोबारा समझो, ये जो पॉइंट है ना इन दोनों के बीच में ऐसे, चलो मैं इसकी इमेज ही बना लेता हूँ। इस तरीके से मान लो ये पॉइंट यहाँ गया और एक लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका V0 है। कहाँ तक? यहाँ तक। और ये आपका क्या है? 4 सेंटीमीटर है FE, इस लेंस का फोकस। ठीक है, तो अगर मेरे को टोटल डिस्टेंस निकालनी होगी तो कैसे निकालूंगा? V0 को ये जो 4 है यानी FE है उसके साथ प्लस कर दूंगा तो टोटल बन जाएगा ना। तो वही वैसा आपको करना है। तो पहले आप क्या कर निकाल लो, इसका V0 निकाल लो। तो V0 के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ये F0 आपको दे रखा था इसका 40, कितना दे रखा था? 40। ठीक है, 40 दे रखा था। आई लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दे रखी थी ना आपको 40। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस दे रखी U की कितनी? -200। तो U रख देना, U0 रख देना माइनस का 200। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? V निकल जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इस फॉर्मूले में रखोगे, यहाँ पे आपने U की वैल्यू रखी और F की वैल्यू 40 रखी। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करोगे तो V0 आएगा आपका 50। कितना आ गया? यहाँ से यहाँ 50 आ गया। बाकी ये बचा कितना? 40। तो जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी? 50 + 4 यानी 54 आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन जो है 54 सही था आपका। तो जो D निकलेगा आपका, D निकलेगा वो कैसे निकलेगा? V ऑब्जेक्ट प्लस FE, तो इन दोनों को प्लस करोगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका। तो इतने ही क्वेश्चन थे आपके इस पेपर में। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, कंप्लीट पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया आप लोगों को। केवल एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों का छोड़ा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, अभी इंपॉर्टेंट जो पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर ये आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, अभी मैं इस वीडियो में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग चले जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग डेरिवेशन है। ठीक है, तो उसमें टाइम बहुत लग जाएगा आपका। तो इसको मैं डीपली आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा क्योंकि ऐसे में भी ये समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कभी कवर कर लूँगा इसको।
ठीक। तो बाकी मेरे तरफ से ये पेपर पूरा सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको कर लेना, ठीक है। और जैसा भी हो, कोई भी दिक्कत हो कमेंट ज़रूर करना, ठीक। इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे, तो वो भी आपको कल परसों से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री हो, फिर मैथ्स का भी अगर देखेंगे तो मैथ्स का भी बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।